डिस्कस करेंगे ड्यूरिंग द शो। सना सिक्योरिटीज़ के गेस्ट भी हमारे साथ आएंगे। राइट, रजत शर्मा ज्वाइन करेंगे। रजत, ये जो बहुत सॉलिड मूव आपने देखा है, मैं आपसे डे टू डे मूव के बारे में बात नहीं करूंगा। इनफैक्ट इट इज़ सो डिफिकल्ट टू, अनलेस कोई टेक्निकल्स और डेरिवेटिव बहुत क्लोजली देखते हैं। बट फंडामेंटली राइट अहेड ऑफ द पॉलिसी, आपको लगता है कि अगर शॉर्ट लोग कैरी कर रहे थे, हो सकता है शॉर्ट कवरिंग हो रही है, क्योंकि पॉलिसी में रेट पे तो कोई भी नहीं एक्सपेक्ट कर रहा कोई मूवमेंट आएगा, और कमेंट्री उनकी कैसी आएगी, ये बहुत जरूरी होगा फाइनेंशियल मार्केट्स के लिए। नहीं, बिल्कुल अजय, आपकी बात एकदम ठीक है। बट मुझसे अगर आप ऑनेस्टली पूछो तो मुझे नहीं लगता कि आज का जो रैली है और आज का जो मूव है इसका ज्यादा रीजन कल की आरबीआई मीटिंग। आई थिंक इसका बड़ा रीजन है 188 बिलियन यूएस डॉलर का रिजर्व रिलीज किया है चाइना ने। टू पुट दिस इन पर्सपेक्टिव, ये करीब 14,10,000 करोड़ रुपया नया जो चाइना में रिलीज हुआ है, विच इज ऑलमोस्ट लाइक रिलायंस इंडस्ट्रीज का जो टोटल मार्केट कैप है, अगर किसी को समझना हो तो उस हिसाब से देखिए, इतना बड़ा पैसा बाजार में रिलीज हुआ, उससे एक सेंटिमेंट काफी बदला। दूसरी चीज, काफी स्टेटमेंट आई, डॉक्टर फॉची की स्टेटमेंट आई कि ओमिक्रॉन वायरस से इतनी परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अब दुनिया के काफी देशों ने काफी अपनी पॉपुलेशन को वैक्सीनेट कर लिया है। तो आई थिंक ये दो वजह हैं, दोनों इकट्ठे हुई, दोनों पिछले 1-2 दिन में सारी खबरें आई। तो इस वजह से आज आप देखोगे सिर्फ इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड ओवर बहुत जबरदस्त एक रैली है सारी मार्केट्स में। मुझे पर्सनली नहीं लगता कि रैली ज्यादा सस्टेन करेगी, क्योंकि ये भी बिल्कुल डिसाइडेड है कि फेडरल बैंक एक तरफ चाइना लिक्विडिटी क्रिएट कर रहा है, दूसरी तरफ फेडरल बैंक अपना बॉन्ड परचेजेस को और धीरे करेगा, तो लिक्विडिटी काफी वहां से बाहर निकलेगी। तो ऑल इन ऑल आई थिंक वैल्यूएशन अभी भी काफी काफी शेयर की कीमतें अभी भी काफी ज्यादा है, और जैसे जैसे पैसा बाजार से निकलेगा वैसे वैसे मार्केट थोड़ी करेक्ट होगी। तो आई थिंक ये बाउंस जो आपको मिला है, इट्स अ गुड टाइम टू एग्जिट, थोड़ा अपनी पोजीशंस को हल्का कर लें और पैसा थोड़ा अपने पास रखें, बाद में खरीद के लिए। फेयर पॉइंट। मैं आपके पॉइंट को निगेट नहीं कर रहा हूं, बट एक क्वेश्चन और एक कंटेस्ट कर रहा हूं कि देखिए, आप अगर आप देखें वर्ल्ड में लास्ट 1 साल में भी 4 से 5 कंट्रीज ने मॉनेटरी पॉलिसी अपनी स्केल बैक की। अब वो क्वांटम ऑफ स्केल बैक डिफरेंट है, कुछ ने रेट बढ़ाए भी हैं। हर आप कह सकते हैं कि वो बहुत छोटे देश हैं, शायद इनसिक्वेंसेंट हैं पूरे ग्लोबल कैपिटल मार्केट के लिए, लेकिन फेड भी चूड़ी कसने के मूड में। और वहीं चाइना ने तो इस समय जब अपने रेट कट की बात की 0.5%, वो 2 ही बजे की थी लास्ट, लेकिन उसके बावजूद इंडियन मार्केट गिरता रहा। तो ये बहुत कॉन्ट्रास्टिंग मूव्स आ रहे हैं सेंट्रल बैंक्स के, जो मेरे हिसाब से शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को बहुत क्लोजली वॉच करने पड़ेंगे बीच में। बट वैल्यू तो इमर्ज हो ही रही है कहीं ना कहीं। आपको इस बाजार में कहाँ पे वैल्यू इमर्ज होती है, लार्ज कैप्स और मिड कैप्स? नहीं अजय, एक्चुअली मेरा मानना है वैल्यू कहीं इमर्ज नहीं हो रही, और वही सबसे बड़ी परेशानी। आई थिंक लिक्विडिटी तो अभी भी बहुत है, एम्पल लिक्विडिटी है, बहुत खरीदारी हो चुकी है, बट जिन कीमतों पे भी शेयर ट्रेड कर रहे हैं मुझे वैल्यू कहीं नजर नहीं आता। अगर अभी आप बैंकिंग सेक्टर की बात कर रहे थे, अभी मैं सुन रहा था कि आज का सबसे बड़ा रीजन कि निफ्टी क्यों इतना जंप किया, बिकॉज बैंक के शेयर में बहुत तेजी आई। और वही मेरा पॉइंट है, बैंक निफ्टी को अगर आप देखो आज करीब अभी 2.8% ऊपर है, और निफ्टी 1.8%। सो बैंक निफ्टी जब निफ्टी से इतनी ज्यादा तेज भागे, तो इसका मतलब है ये ट्रेडिंग और शॉर्ट टर्म परचेजेस की वजह से हो रहा है, बिकॉज बैंक निफ्टी जनरली निफ्टी से ज्यादा तेज चलता है, खासकर उन दिनों पे जब कोई न्यूज हो और ट्रेडर्स काफी खरीद बेच कर रहे हो। तो मुझे नहीं लगता वैल्यू है कहीं पे, मुझे लगता है ज्यादा ये बहुत पॉजिटिव न्यूज फ्लो आया है और बहुत पैसा रिलीज हुआ है, उसकी वजह से बहुत तेज खरीदारी हुई है। बैंकिंग में भी अगर आप देखें तो आई थिंक बड़े बैंक्स में एक तो वैल्यूएशन सबकी बहुत ज्यादा है, और दूसरा कितना पेन है, कितने एनपीए होंगे अभी किसी को पता नहीं, क्योंकि पिछले 1-1.5 साल से इतने मॉरिटोरियम हुए और अभी भी किसी ने कोई स्टैट्स ड्रॉ नहीं किया है कि कितने लोगों ने मॉरिटोरियम यूज किया है, कितना पैसा खराब होने वाला है। जब भी इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे तो ये पेन आएगा। उल्टा बैंकिंग सेक्टर में भी आई थिंक छोटे बैंक जैसे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक या फेडरल बैंक, जिनका 20,000 और 29-30 हजार करोड़ मार्केट कैप है, ये बैंक अभी भी ज्यादा अच्छी पोजीशन में है कंपेयर टू द लार्ज बैंक्स लाइक योर एचडीएफसी एंड आईसीआईसीआई एंड एसबीआई। तो बैंकिंग सेक्टर में बिल्कुल ये पेन आएगा। तो मुझे कहीं पे लार्ज कैप में तो बिल्कुल वैल्यू नहीं दिखता, स्मॉल कैप में फिर भी थोड़ा बहुत, टू आंसर योर क्वेश्चन, वैल्यू है, बट धीरे धीरे अगर आपको खरीदना है तो छोटे बैंक्स की तरफ ज्यादा फोकस रखना चाहिए।
राइट, प्लेजर टू हैव यू ऑन द शो रजत। प्रियंका यर, आपने बैंक्स और फाइनेंशियल पे अपना नजरिया बताया कि आप इस पर इतने बुलिश नहीं है, बट यहाँ से अगर हम 1 महीने पहले की बात करें तो आई रिमेंबर यही सारे ट्रिगर्स पॉजिटिव बताए जा रहे थे और एक्सपर्ट्स इसे सलाह भी दे रहे थे खरीदारी करने के। लेकिन अगर नवंबर के डेटा और फिगर्स की बात करें तो एफपीआई से सबसे ज़्यादा जो सेल ऑफ किया है, अपनी पोजीशन जो सबसे ज़्यादा काटी है, $2 बिलियन से ज़्यादा की उन्होंने सोल्ड किया है सेक्टोरल, वो बैंकिंग और फाइनेंस किया है। आपको लगता है क्या ये एक रिलीफ रैली आज दिख रही है, ये एक रीबाउंड या एक रिकवरी रैली है, या फिर आर यू स्टिल विद दिस थॉट कि बैंकिंग एंड फाइनेंशियल से दूर रहना चाहिए? नहीं, बिल्कुल आई एम बिल्कुल स्टिल विद दैट थॉट कि इनसे बिल्कुल दूर रहना चाहिए। सिर्फ बैंकिंग नहीं, एनबीएफसी से भी दूर रहना चाहिए। और बाकी जहां तक एक्सपर्ट्स का सवाल है, मेरा क्रिटिसिज्म इस बात पे है पिछले 5-7 महीने से कि मैं बहुत देर से बैंकिंग सेक्टर पे और फाइनेंशियल सर्विसेज पे नेगेटिव हूँ। पिछले 4-5 महीने से जब मार्केट 14,500-15 हजार था, तभी मैंने सजेस्ट किया था कि इनको बेच देना चाहिए। तो मेरा क्रिटिसिज्म तो यह है कि मैंने बहुत पहले बेच दिया। तो आई हैव नेवर सेड कि बैंकिंग एंड एनबीएफसी के शेयर खरीदो। और मुझे लगता है कि आज भी अगर निफ्टी 14,500-15 हजार पे आता है और कमाई इतनी रही, इसी अर्निंग्स पे आता है अगले 2-3 महीने में, तो मुझे 14,500-15 हजार पे भी निफ्टी महंगा दिखता है। सो आई डोंट थिंक दिस इज अ गुड टाइम टू बैंक्स के शेयर खरीदने के लिए या एनबीएफसी के शेयर खरीदने के लिए। ओके, दिस इज सौमित्र रजत। अच्छा है, ये एक कॉन्ट्रास्टिंग व्यू आप लेकर आए हैं हमारे दर्शकों के लिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। बाजार जिस तरह के हमने मूव्स देखे हैं पिछले कुछ समय में, ना तो पूरी तरह से बुलिश ना पूरी तरह से बेरिश, एक बैलेंस्ड व्यू होना बाजार पर बहुत ज़रूरी है। और जितने भी एक्सपर्ट से हम बात कर रहे हैं सब यही बता रहे हैं कि आपको अभी बहुत पिकी एंड चूजी हो जाना चाहिए, स्टॉक सिलेक्शन करना चाहिए, सेक्टर सिलेक्शन करना चाहिए, बाजार फिलहाल नहीं देखना चाहिए। एक स्पेस जहां पर काफ़ी एक्शन पिछले दिनों में दिख रहा है और आज तो बहुत ज़्यादा, वो है मेटल्स। हम देख रहे हैं जिस तरह कमोडिटी के प्राइस फ्लक्चुएट हुए हैं पिछले कुछ समय में। आप जो कह रहे हैं कि बैंकिंग पर बहुत बुलिश नहीं है, फेयर इनफ, तो अब कहाँ जाएंगे? क्या मेटल्स उनमें से एक पिक होगा? नहीं, मेटल ट्रेडिंग के हिसाब से तो देखिए आप ले सकते हैं, बिकॉज जब भी डिमांड सप्रेस्ड रहेगा, कम रहेगा, जैसा पिछले 1-1.5 साल कोरोना के टाइम पे था, और उसके बाद जैसे जैसे इकोनॉमी खुलेगी, डिमांड बढ़ेगा, गाड़ियों का, इंफ्रास्ट्रक्चर का, हर चीज का, तो पिछले साल का और इस साल का मिलके जब डिमांड आएगा और सप्लाई का कंस्ट्रेंट रहेगा, तो ऐसा लगता है कि सडनली बहुत ज्यादा बुलिश हो गया, सबको मेटल की डिमांड है और इसलिए मेटल की प्राइसेस में उछाल आता है। तो कई बार क्या होता है, स्टॉक प्राइसेस वो ओवर रन कर जाती है, बिकॉज डिमांड आता है, लोग खरीदना शुरू करते हैं, शेयर भागना शुरू करता है, तो लोग खरीदते चले जाते हैं। मुझे नहीं लगता इस वैल्यू पे मेटल सेक्टर में भी कुछ ऐसा है जो आप खरीदें। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज द ओनली मेटल स्टॉक जो मैंने आज तक लिया, क्योंकि उसकी बैलेंस शीट काफी मैनेजेबल है, उसमें डेट एकदम मैनेजेबल है। और बाकी जितनी भी आप मेटल की कंपनियां देखें, सबकी बैलेंस शीट में इतना इतना डेट है। तो ये तो अभी जो चल रहा है सिर्फ इसलिए हो रहा है कि शेयर की प्राइसेस भाग रही हैं बिकॉज ऑफ गुड न्यूज, बट जब एक करेक्शन आएगा तो सारे ही स्टॉक नीचे जाएंगे। तो मुझे नहीं लगता कि मेटल स्पेस में मैं लंबी अवधि के लिए जो खरीद के रखना चाहते हैं उनको सजेस्ट करूंगा कि अभी आप पोजीशन बनाएं। ट्रेडिंग के लिहाज से बिलीव मी, ये कोई भी ट्रेडर आपको नहीं बता सकता अगले 3 दिन में, 5 दिन में, हफ्ते में क्या होगा। तो इफ यू वांट टू टेक दैट पोजीशन आप बिल्कुल ले सकते हैं, बट इन्वेस्टिंग के लिए मुझे नहीं लगता मेटल स्पेस में ऐसा कुछ है कि आप खरीदें और लंबे टाइम के लिए। रजत, आपसे इकोनॉमी के बारे में भी थोड़ा व्यू लेंगे, ऑन ग्राउंड इकोनॉमी का क्या हाल है। उससे पहले अपने कॉलीग पूजा के पास चलते हैं। उन्होंने एक समरी बनाई है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे कि लास्ट 1 साल में क्या हुआ है। फेड तो लास्ट 15 दिन में उन्होंने अपना स्टांस चेंज किया, ट्रांजिटरी वर्ड को ड्रॉप किया इन्फ्लेशन के बारे में, और इसीलिए अब नज़रें आरबीआई पे हैं, क्योंकि वो भी लार्ज टॉप 3-4 इकोनॉमीज़ के सेंट्रल बैंक की, उनकी कमेंट्री कैसी रहेगी। लेकिन बहुत सारे छोटे कंट्रीज़ ने ऑलरेडी अपना स्टांस चेंज करना शुरू कर दिया था। आइए पूजा से जानते हैं, उन्होंने एक समरी बनाई है कहाँ पे क्या क्या हो रहा है। पूजा बताइए। जी, काफ़ी सारे सेंट्रल बैंक ने अपने जो पॉलिसी आई थी उसमें कुछ सरप्राइज भी किया है। काफ़ी इकोनॉमी में हम ये भी देख रहे हैं कि लगातार ब्याज दरों में बढ़ोतरी हो रही है। अब इन तमाम चीज़ों को देखते हुए ये भी माना जा रहा है कि जिस तरह से भारत में इकोनॉमी रिकवर कर रही है, हमने जीडीपी का आंकड़ा भी देखा, महंगाई भी कंट्रोल में है,
तो कहना गलत नहीं होगा कि तमाम सेंट्रल बैंक से क्यूज लेते हुए हो सकता है आरबीआई भी इस पॉलिसी सरप्राइज करे। एक एक करके हम आपको सबके स्टैंड्स बता देते हैं। यूएस फेड ने नवंबर से एसेट खरीदारी 120 अरब डॉलर से घटाकर 15 अरब डॉलर की। ईसीबी ने दूसरी और तीसरी तिमाही के मुकाबले जो चौथी तिमाही थी उसमें बॉन्ड खरीदारी में कमी की। बैंक ऑफ कनाडा की अगर बात करें तो 2 अरब डॉलर की साप्ताहिक बॉन्ड खरीदारी को खत्म किया है। सिंगापुर पर आ जाते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी में सख्ती की और माना जा रहा है कि इसके बाद उनकी जो करेंसी है वहां उसका भाव बढ़ सकता है। ऑस्ट्रेलिया यील्ड कर्व कंट्रोल को पॉलिसी जो वहां पे अपनाई जाती थी उसको खत्म कर चुकी है। ब्राजील में हम देख रहे हैं लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। मार्च से अब तक 6 बार उन्होंने ब्याज दरों में बढ़ोतरी किया। 2021 में अभी तक 5.75% तक का उछाल देखने को मिला है। रूस में भी इसी तरह का कुछ ट्रेंड दिखा, ब्याज दरों में लगातार 6ठी बार बढ़ोतरी की और 2021 में अब तक दरों में 3.25% तक का उछाल दिखा। हंगरी में 2021 में 5वीं बार दरों में बढ़ोतरी हुई है। ऐसा ही कुछ चेक रिपब्लिक में भी दिखा, 4थी बार ब्याज दरों में बढ़ोतरी वहां पर उनके सेंट्रल बैंक ने की। चिली में भी ब्याज दरों में लगातार 3री बार बढ़ोतरी हुई है। पोलैंड में अगर बात करेंगे तो नवंबर समेत ब्याज दरों में लगातार 2री बार बढ़ोतरी हुई है। तो दरों में बढ़ोतरी का एक ट्रेंड था। टर्की की अगर बात करेंगे तो उनकी जो पॉलिसी आई है उन्होंने कटौती यहाँ पर की, लेकिन ज्यादातर हम देख रहे हैं कि एक रेट हाइक ही देखने को मिल रहा है तमाम सेंट्रल बैंक की तरफ से। पॉइंट, थैंक्स फॉर दैट पूजा। एक बार क्विकली अपने कोलीग मिस्टर अरोरा से भी जान लेते हैं, अंकुर से इनफैक्ट, कि क्या बैंकर्स क्या वॉच कर रहे हैं, बैंकर्स की कमेंट्री क्या इंपॉर्टेंट होगी। पोल तो एक चीज़ है, किस रेंज में कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है कि रेट चेंजेस हो, लेकिन बैंकर्स का कौन से वर्ड्स पे तवज्जो होगा। अंकुर बताइए। एमपीसी किस तरीके की पॉलिसी अनाउंस करेगा इस बार, उस पर नजर है। लेकिन उससे पहले हमने एक पोल किया है ये जानने के लिए कि आखिर क्या उम्मीदें हैं इस बार की आरबीआई की पॉलिसी से। सबसे जो पहला सवाल है वो हमने पूछा कि रेपो रेट में क्या कोई बदलाव होगा, तो सभी रिस्पोंडेंट्स ने जवाब दिया कि कोई बदलाव नहीं होगा। इस बार का जो रेपो रेट है वो शायद 4% पर एज इट इज रखा जा सकता है। हमारा दूसरा सवाल था वो था रिवर्स रेपो रेट को लेकर, जिस पर काफी प्रतिक्रिया आई थी कि किस तरीके से आरबीआई ये टूल यूज कर रहा है। यहां पर रिस्पोंडेंट्स ने 20% रिस्पोंडेंट्स ने बोला है कि शायद कोई बढ़त हो सकती है इस बार रिवर्स रेपो रेट में, और जो रास्ता है 3.75% तक ले जाने का वो शायद शुरू हो सकता है वापस से। जो हमने तीसरा सवाल पूछा वो स्टांस को लेकर था कि किस तरीके का स्टांस रहेगा आरबीआई का, तो 100% रिस्पोंडेंट्स ने बोला है कि एकोमोडेटिव स्टांस है वो आरबीआई का कंटिन्यू रह सकता है। आपको याद होगा आरबीआई गवर्नर ने पहले भी क्लियर किया था कि जब तक जरूरत हो एकोमोडेटिव स्टांस आरबीआई कंटिन्यू करेगा। तो अगर हम सम अप करें तो इस बार की पॉलिसी से आखिर क्या उम्मीदें हैं। जो पहली उम्मीद वो यही है कि 9वीं बार लगातार किसी भी पॉलिसी रेट में कोई बदलाव की उम्मीद नहीं है। साथ ही साथ एकोमोडेटिव स्टांस भी इस बार कायम रहने की उम्मीद है। इसके अलावा जो जीडीपी का अनुमान है वो 9.5% पर ही रखने की उम्मीद जताई जा रही है। साथ ही साथ सामान्य स्थिति के लिए भी तैयारी हो सकती है कि किस तरीके से नॉर्मलाइजेशन ऑफ रेट्स होता है, उस पर शायद कोई कमेंट्री आ सकती है आरबीआई की। जो फैक्टर्स टू वॉच इसके अलावा हैं वो है कि जो लेटेस्ट थ्रेट आया है ओमाइक्रॉन को लेकर, उस पर आरबीआई गवर्नर का क्या स्टेटमेंट है, किस तरीके का कॉशन देते हैं वो अपनी कमेंट्री में, उस पर नजर रहेगी। साथ ही साथ आर्थिक रिकवरी और महंगाई दर पर क्या कमेंट्री है इस पर भी नजर रहेगी। आपको याद होगा कि पिछले महीने 4.5% का सीपीआई आया था, लेकिन वेजिटेबल प्राइसेस में बढ़ोतरी हुई है थोड़ी सी। साथ ही साथ लिक्विडिटी मैनेजमेंट को लेकर आरबीआई की क्या तैयारी है। VRRR पर आरबीआई ने पहले भी अनाउंसमेंट किए थे, लेकिन अब देखना होगा कि आगे के कदम क्या होंगे। इसके अलावा क्रिप्टो करेंसी पर काफ़ी डिबेट रही थी। आरबीआई ने अपना रुख जरूर पहले ही जाहिर कर दिया था, लेकिन जो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है उस पर आरबीआई की क्या प्रोग्रेस है ये इस बार की मॉनेटरी पॉलिसी में शायद देखने को मिल सकता है। सो इंपॉर्टेंट रहेगा बहुत सारी चीज़ें ध्यान देने के लिए। फाइनेंशियल मार्केट ट्रेडर चाहे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, वो सब हम आपके लिए कवर करेंगे टॉप ऑफ द लाइनअप गेस्ट्स और एक्सपर्ट्स के साथ कल यहीं ET Now स्वदेश पे। रजत, एक तो हो गई मार्केट वैल्यूएशन की बात जो आपने बताई कि आप फेयर वैल्यू थोड़ा सा नीचे देखते हैं, और बाजार का इकोनॉमी का क्या हाल देखते हैं आप। बहुत डाइवर्जेंट ट्रेंड्स आ रहे हैं। एक तरफ हायरिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, लेकिन ब्लू कॉलर एरिया में थोड़ी दिक्कतें हैं, रूरल में कहीं कहीं दिक्कतें हैं। आप ऑन ग्राउंड काफ़ी फंडामेंटल रिसर्च देखते रहते हैं और पढ़ते रहते हैं, आपका क्या व्यू है?
नहीं, मुझे लगता है इकोनॉमी में अगर आप पिछले साल से अब तक देखिए तो सुधार है, हायरिंग बढ़ गई है, बट उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि पिछले साल सब कुछ बंद था। 2020 अब लगता है बहुत पुरानी बात हो गई, लेकिन 12-15 महीने पहले पूरी इकोनॉमी बंद थी, किसी के पास काम नहीं था, और खासकर लिस्टेड स्पेस के बाहर अगर आप देखोगे तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में तो बिल्कुल ही काम नहीं था। और सबसे बड़ी वजह उसके बावजूद जो मार्केट चलता रहा वो यही है कि लिक्विडिटी बहुत क्रिएट हो गई, और जब इतना पैसा मार्केट में आता है तो मार्केट इज नॉट ड्रिवन दैट मच बाय उन लोगों से, ज्यादा मार्केट नहीं चलती जो अपना रोजगार ढूंढ रहे हैं और सैलरी की के लिए कहीं काम कर रहे हैं। मार्केट चलती है उन लोगों से जिनके पास बहुत पैसा है और बहुत एक्सेस पैसा है। तो इतना पैसा आने से मार्केट तो बहुत अच्छी चली। इकोनॉमी में पिछले साल से तो सुधार है, बट अभी देखना पड़ेगा कि ओमिक्रॉन वेरिएंट का कोई ज्यादा प्रभाव पड़ता है मार्केट पे या नहीं। मुझे नहीं लगता कि पड़ेगा, जो अभी तक सुनने में आ रहा है, बिकॉज काफी इंडिया में वैक्सीनेशन हो गई, बट फिर भी जहां हायरिंग एक्टिविटी अभी है पिछले साल से अच्छी लगती है, अभी भी काफी पेन है। और अगर इंटरेस्ट रेट्स बहुत जल्दी से रिवाइज होते हैं, खासकर यूनाइटेड स्टेट्स में, तो उससे आई थिंक कंपनियों की कमाई पे फर्क पड़ेगा और पेन बढ़ सकता है। सो ब्रॉडर इकोनॉमी में बिसाइड्स हायरिंग अगर आप बात करें, आई थिंक देयर इज अ लॉट ऑफ सेक्टर्स जहां पे डिमांड रिवाइवल हुआ तो है, लेकिन इतना नहीं हुआ कि पिछले 2 साल का डिमांड रिकवर हो गया। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं इसका, तो अगर आप देखें जो गाड़ियों की बिक्री के नंबर आते हैं वो ऑन फेस बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन जो ग्रोथ है वो किसी भी कंपनी का 20% 22% जिस CAGR से वो ग्रो कर रहे थे उतना नहीं बढ़ रहा है। इस साल ज्यादा बढ़ा होगा, बट वो आपको देखना पड़ेगा क्योंकि पिछले साल का बेस बहुत कम था, इसलिए इस साल बहुत ज्यादा लग रहा है। सो आई थिंक अगर आप पिछले 5 साल के स्टार्ट देखें किसी भी इंडस्ट्री में, तो इकोनॉमी अभी इतनी रिवाइव नहीं की जितनी नेचुरल प्रोसेस में करती रहती। ऑलराइट रजत, यानी आप कह रहे हैं कि मौके बहुत हैं, यहाँ से अच्छे सेक्टर और अच्छे स्टॉक्स को चुनने की जरूरत है। लेकिन अगर एक बहुत शॉर्ट टर्म के नजरिए, ब्रॉडर नजरिया, हम ऑफ कोर्स वी आर इन बुल रन और एशिया की एक प्रिफर्ड इकोनॉमी और प्रिफर्ड मार्केट इंडिया है, लेकिन अगर हम बहुत ही शॉर्ट टर्म नजरिए से देखना चाहें कि यहाँ पर जिस तरह की हमने 1000 ऑड पॉइंट्स की ऑलरेडी करेक्शन देख ली है, अब से कुछ 2 हफ्ते पहले हम ये बात करते थे कि कोई मीनिंगफुल करेक्शन हमारे इंडाइसेस ने नहीं देखा, लेकिन नाउ वी हैव क्लोज टू 10% करेक्शन वी ऑलरेडी सीन। तो उस केस में अब आपको क्या लगता है कि यहाँ से हम आर वी हेडेड फॉर another 1000 पॉइंट्स, 1500 पॉइंट्स, या फिर ऊपर की तरफ कैप रहेगा और सिर्फ फोकस होना चाहिए सेक्टर स्पेसिफिक? मुझे लगता है यहाँ से मार्केट काफी नीचे जा सकता है। मुझे 1000-1500 से ज्यादा नीचे जाने की उम्मीद है। मुझे लगता है अनदर 5-6 मंथ्स में, जब तक अगर आप फेडरल बैंक की बैलेंस शीट देखें और जिस तरह मार्केट ग्लोबली ऊपर गई है वो देखें, तो एकदम इन लाइन है। तो जैसे जैसे फेडरल बैंक एंड अभी अजय कह रहे थे कि बाकी कंट्रीज ने भी अपने रेट बढ़ाए हैं और कुछ लिक्विडिटी सक आउट की है, बट सबसे बड़ी चीज है कि अमेरिका कब उसको धीरे करता। तभी तो अमेरिका ने अपनी बॉन्ड परचेज को भी बंद नहीं किया। एंड अमेरिका, डोंट फॉरगेट, यूनाइटेड स्टेट्स 56% मार्केट कैपिटलाइजेशन कंट्रोल करता है ग्लोबल इक्विटी मार्केट का। तो ऑफ द ग्लोबल इक्विटी मार्केट 56% इज यूनाइटेड स्टेट्स। तो कब वो रेट कम करते हैं और कब वो लिक्विडिटी सक आउट करते हैं, उस पर काफी डिपेंड करेगा। बाकी मौकों की अगर आप बात करें तो मेरा पर्सनली मानना है कि किसी को इस मार्केट में पार्टिसिपेट करना है तो 2 सेक्टर जो मुझे काफी अभी भी पसंद आते हैं, एक तो है ऑयल एंड गैस, बिकॉज जैसे जैसे इकोनॉमी खुलेगी ऑयल, ये कोशिश करेंगे प्रोडक्शन बढ़ाने की, कीमतों को कंट्रोल करने की, लेकिन ये ऑयल एलिवेटेड लेवल पे ही रहेगा अगर मार्केट्स खुलती जाए। तो शेयर्स लाइक ONGC, इफ यू परचेज देम एट दिस प्राइस ऑल्सो, और सबसे अच्छी चीज है अगर आप खरीदते हैं और वो 10-15% नीचे भी होता है, तो ये शेयर ऐसे हैं जो आपको 6-7% तो डिविडेंड ही दे देते हैं। तो ऑयल एंड गैस इज वन स्पेस जहां पे आप अगर आपको इस मार्केट रैली में पार्टिसिपेट करना है और बिना कम रिस्क लिए करना है, तो उस सेक्टर में आप अभी भी खरीदारी कर सकते हैं। ओके रजत, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज जुड़कर अपना व्यू देने के लिए। काफ़ी कैंडिड ओपिनियन आपने दी और क्लियर एडवाइस भी, उसके लिए बहुत शुक्रिया। ऑयल एंड गैस जो स्पेस है वहाँ पर आपने व्यू पॉजिटिव बताया है, तो उस पर फोकस करने की ज़रूरत है। और बाज़ार पर रजत को लगता है कि अभी एक बड़ा करेक्शन शायद और आ सकता है, देखना होगा। फिलहाल आज के दिन तो हम देख रहे हैं करीब 2% ऊपर निफ्टी दिखाई देगा आपको, 330 पॉइंट ऊपर अब है।